आगे बढ़ते हैं जी। हम देख रहे थे कि जब नेशनल लेवल की इमरजेंसी लगती है तब फंडामेंटल राइट्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये इफ़ेक्ट हमने देखा कि दो आर्टिकल्स के तहत कवर होता है। एक आर्टिकल है 358, वो हमने पहले पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल 359 क्या कहता है। ये कहता है कि अगर नेशनल लेवल की इमरजेंसी लगी है तब प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड राइट टू मूव, ठीक है ना, किसके लिए, फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन एनी कोर्ट। प्रेसिडेंट चाहे तो आपका जो एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स है उसको सस्पेंड कर सकता है, उसको रोक सकता है। मीन आप कोर्ट में जाकर अपने फंडामेंटल राइट्स की एनफोर्समेंट नहीं करवा सकते, ऐसा प्रेसिडेंट कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 19 के अलावा वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होते, पर उनकी क्या सस्पेंशन होती है, सिर्फ और सिर्फ एनफोर्समेंट। आप उनको लागू नहीं करवा सकते, ठीक। उस फंडामेंटल राइट के तहत आप कुछ रेमेडी नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो फंडामेंटल राइट्स एज सच सस्पेंड नहीं होते, पर उनकी एनफोर्समेंट सस्पेंड हो जाती है। तो ये सस्पेंशन भी ना, जो एनफोर्समेंट की सस्पेंशन भी है, ये सिर्फ उन्हीं फंडामेंटल राइट्स के ऊपर लागू होती है जिस जिस राइट को प्रेसिडेंट ने अपने ऑर्डर में मेंशन किया होता है, ठीक है जी। तो जब ऐसी आपने क्या है सस्पेंशन करनी है तो उसके बाद ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट की अप्रूवल भी चाहिए। इट नीड्स अप्रूवल ऑफ द ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं कि 44th अमेंडमेंट ने इस प्रोविज़न पर क्या लिमिटेशंस लगाई, क्या कंडीशंस लगाई। तो 44th अमेंडमेंट कहती है कि आप फंडामेंटल राइट्स की एनफोर्समेंट को सस्पेंड कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी के दौरान, पर आर्टिकल 20 और 21, ठीक, ये सस्पेंड नहीं हो सकते, इनकी एनफोर्समेंट सस्पेंड नहीं हो सकती। द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड बाय आर्टिकल्स 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड, इनको आप सस्पेंड नहीं कर सकते। किनको? ऐसे राइट्स जो आपको आर्टिकल 20 और 21 के द्वारा मिले हैं। याद करो, आर्टिकल 20 क्या कहता था? द राइट टू प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, किसी अपराध के मामले में आपके ऊपर दोष आरोपण तय होना, आपको कन्विक्ट करना, ठीक। तो इसके प्रति भी आपको क्या है, काफ़ी प्रोटेक्शन हासिल है। ऐसे ही आपके ऊपर दोष आरोप नहीं किए जा सकते, आपको कुछ प्रोटेक्शन है। ये आर्टिकल कौन सा था? 20। और आर्टिकल 21 क्या है? द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं हो सकते, ये बात हुई। बोथ दिस राइट्स रिमेन एनफोर्सिबल इवन ड्यूरिंग एमरजेंसी, चाहे एमरजेंसी लगी हो तब भी ये वाले राइट्स क्या है, कोर्ट में एनफोर्स करवाए जा सकते हैं, ठीक। एमरजेंसी के दौरान आप कोर्ट में जा सकते हैं और आर्टिकल 20 और 21 के अंतर्गत जो जो आपको राइट्स मिले हैं, अधिकार मिले हैं, उनको एनफोर्स कर सकते हो, उनको लागू करवा सकते हैं। कौन कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 20 एंड 21। सिंपली आप कह लो नेशनल इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 20 और 21 की एनफोर्समेंट सस्पेंड नहीं होती। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, अब हम पढ़ते हैं कि आज़ादी से लेकर अब तक, जब से हमारा संविधान लागू हुआ है तब से लेकर आज तक नेशनल इमरजेंसी है कब कब लगी। तो याद रखना, नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगी है। पहले 1962 में, 1962 में, फिर 1971 में और फिर 1975 में। पहली पढ़ते हैं जी। पहली लगी थी अक्टूबर 1962 में। अक्टूबर चाहे ना भी याद रखो, 1962 याद रख लो, 1962 में। क्या कारण था कि एक्चुअली इस समय 1962 में आप याद करो कि हमारा जंग किसके साथ हुई थी, किसने हमारे ऊपर अटैक किया था? चाइना ने, ठीक। तो चाइनीज़ अग्रेशन हुआ था कहाँ पर? नेफा में। नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है ना, आज हम इसको अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, पर तब इसको क्या कहते थे? नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। इस एरिया पर चाइना ने आक्रमण कर दिया था। कब? 1962 में। तो इसके मद्देनज़र हमने नेशनल इमरजेंसी लगाई थी। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल अग्रेशन हुआ है, ठीक है जी। फिर क्या हुआ जी? तो ये वाली इमरजेंसी है ना, वो जनवरी 1968 तक रही, 1968 तक रही। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कब लगी, क्यों लगी और कब तक रही।
तो अब याद करो 1965 में भी हमारा युद्ध हुआ था किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। तो इसका मतलब जब 1965 में हमारे यहाँ पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तब हमें दोबारा से कोई एमरजेंसी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पहले से ही एमरजेंसी लगी हुई थी चाइना के अटैक के कारण। ठीक है, तो चाइना के अटैक के कारण 1962 में एमरजेंसी लगी, नेशनल एमरजेंसी लगी, 1968 तक रही और 1965 तक में हमको दोबारा से एमरजेंसी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है जी। तो दूसरी एमरजेंसी लगी थी जी दिसंबर 1971 में। क्या कारण था? पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया था। जब हमारा दूसरा युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ 1971 में, तब दूसरी एमरजेंसी लगाई गई थी। ठीक है जी। तो इसमें भी क्या हुआ रीज़न? भी बाहर से हमारे ऊपर अटैक किया गया। ठीक है जी। और तीसरी एमरजेंसी थी जी, नेशनल एमरजेंसी लगी 1975 में। 1975 में जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी तब ये एमरजेंसी लगाई गई। तो अभी दूसरी वाली एमरजेंसी चल ही रही थी। इट वॉज प्रोक्लेम्ड व्हेन द सेकंड वन वाज स्टिल इन ऑपरेशन। जब दूसरी वाली एमरजेंसी चल रही थी, फोर्स में थी, ऑपरेशन में थी, स्टिल इन ऑपरेशन था, मीन वो अभी चल ही रही थी सेकंड वाली एमरजेंसी, उसी के दौरान तीसरी वाली भी लगा दी गई। ठीक है ना। और दूसरी और तीसरी इकट्ठे हटा ली गई कब? मार्च 1977। मार्च चाहे ना याद रखो, 1977 जरूर याद रखना। दूसरी और तीसरी एमरजेंसी इकट्ठे 1977 में हटा ली गई थी। ये बात हुई। अब बात आती है कि किस आधार पर ये एमरजेंसी लगाई गई। तो जो पहली दो हैं जो, उनका ग्राउंड था एक्सटर्नल अग्रेशन, भी बाहर से हमारे ऊपर किसी ने अटैक किया। पर जो तीसरी एमरजेंसी थी ना 1975 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने लगाई, उसका आधार था इंटरनल डिस्टर्बेंस कि देश के अंदरूनी हालात कुछ ऐसे हैं, गड़बड़ी वाले माहौल है। तो इस सब को देखते हुए इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने क्या है, नेशनल एमरजेंसी लगा दी थी। तो असल में क्या था ना कि ये कारण बताया गया कि कुछ पर्सन, कुछ लोग या कुछ ऐसे संगठन वो क्या कर रहे हैं, वो पुलिस को और दूसरी आर्म्ड फोर्सेस को, हथियारबंद फोर्सेस को भड़का रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि आप अपनी नॉर्मल ड्यूटी डिस्चार्ज मत करो। मतलब ऐसा कह रहे हैं कि सिंपली कह सकते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस और पुलिस को भड़का रहे थे कुछ ग्रुप अगेंस्ट द डिस्चार्ज ऑफ देयर नॉर्मल ड्यूटीज़। तो ये लाइन मेन थी। तो इस चीज़ का बहाना लेकर कह लो या इस चीज़ को कारण मानते हुए इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 1975 में इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेस पर नेशनल एमरजेंसी लगा दी। ठीक है जी। और जो तीसरे वाली जो एमरजेंसी है ना, ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही, इसके ऊपर काफ़ी किंतु परंतु रहे। तो इसका काफ़ी क्रिटिसाइज भी हुआ भी। इस दौरान सरकार ने अपनी पावर का काफ़ी मिसयूज़ किया है। ठीक है जी। तो जनता इतनी त्रस्त हो चुकी थी कि उसके बाद जब एमरजेंसी हटी, उसके बाद जब इलेक्शन हुए 1977 में, तब कांग्रेस पार्टी हार गई। ठीक है ना। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट गई और जो जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई, उसका हेड कौन था तब? मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई लेड जनता पार्टी ने सरकार बना ली। ठीक है जी। तब जनता पार्टी ने क्या किया कि उसने कहा कि हम ना एक कमीशन बैठाते हैं। तो उन्होंने एक कमीशन अपॉइंट किया था, कौन सा? शाह कमीशन। ये इंपॉर्टेंट है कि जनता पार्टी ने कौन सा कमीशन अपॉइंट किया था। ये था जिसने क्या किया था, देखा था कि हाँ भी एमरजेंसी जो लगी है वो क्या सही कारणों के कारण लगी है। तो इन सब चीज़ों को मतलब इसका सब को इंक्वायरी की थी किसने? शाह कमीशन ने। तो शाह कमीशन किसने बनाया? जनता पार्टी गवर्नमेंट ने। तो उसका एम था जी टू इन्वेस्टिगेट द वेरियस सर्कमस्टांसेस या रीज़न जिसके कारण 1975 वाली एमरजेंसी लगाई गई। ठीक है। तो इस कमीशन ने कहा कि देखो, जो सरकार ने एमरजेंसी लगाई थी वो कोई सही नहीं थी। द डिक्लेरेशन ऑफ द एमरजेंसी वाज नॉट जस्टिफाइड। तो इस कमीशन ने जस्टिफाइड नहीं किया। उसने कहा कि हाँ, ये जो एमरजेंसी लगाई है ये कोई सही तर्क के आधार पर नहीं लगाई, इसको जस्टिफाई नहीं किया। किसने? शाह कमीशन ने। फिर गवर्नमेंट ने कहा कि हाँ भी त्रुटियाँ तो हुई हैं, गड़बड़ तो हुई है, तो इस सब को हटाने के लिए, सुधारने के लिए, गड़बड़ों को हटाने के लिए और ऐसी प्रोविजंस में और रिफॉर्म करने के लिए सरकार 44th अमेंडमेंट एक्ट लेकर आई थी। कब? 1978 में। जनता पार्टी ने इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा की गई गलतियों को हटाने के लिए, सुधार लाने के लिए, एमरजेंसी प्रोविजंस इतनी आसानी से ना लगाई जा सकें, उस सब के लिए 44th अमेंडमेंट एक्ट लेकर आई थी जनता पार्टी गवर्नमेंट।
ताकि कि समय की सरकारें मिसयूज़ ना करें। इमरजेंसी प्रोविजंस हैं जो हमारे संविधान में, उसको अपने हित के लिए यूज़ मत करें, उसका दुरुपयोग ना करें, उसका मिसयूज़ ना करें। ये बात हो गई। आगे पढ़ते हैं जी प्रेसिडेंट रूल। ठीक है ना, प्रेसिडेंट रूल। स्टेट में किसी राज्य में प्रेसिडेंट का रूल लग गया, ये दूसरे प्रकार की इमरजेंसी हुई। तो आर्टिकल 355 क्या कहता है? वो कहता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सेंटर, क्या, टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट, कि हर एक स्टेट की सरकार है जो इज़ कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, वो संविधान की प्रोविज़न के हिसाब से, संविधान के हिसाब से काम करे। तो ये इस बात को सुनिश्चित करना, इंश्योर करना किसका काम है? सेंटर का। ठीक है जी। तो फिर इस ड्यूटी को निभाते हुए आर्टिकल 356 क्या कहता है? आर्टिकल 356 कहता है इफ़ देयर इज़ फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, किसी राज्य में, किसी स्टेट में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, जो संवैधानिक मशीनरी है, संवैधानिक ताना बाना है, ये सारा अगर फेल हो जाए, तो जो सेंटर है वो क्या कर सकता है? स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकता है। देन द सेंटर टेक्स ओवर द गवर्नमेंट ऑफ दैट स्टेट, तो उस स्टेट की गवर्नमेंट को अपने कंट्रोल में ले सकता है कौन? सेंटर, केंद्र सरकार। तो ऐसी इमरजेंसी को प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल करता है थ्रू गवर्नर। इसको स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं। ये बात हुई। तो देयर आर टू ग्राउंड्स ऑन विच द प्रेसिडेंट्स रूल कैन बी प्रोक्लेम्ड अंडर आर्टिकल 356। तो 356 आर्टिकल के तहत ऐसे दो आधार हैं जिसके द्वारा किसी स्टेट में प्रेसिडेंट का रूल लग सकता है। पढ़ते हैं जी। पहला है जी एज मैंशन इन आर्टिकल 356 इटसेल्फ। एक तो 356 अपने आप में है, उसमें ही कारण बताया है। तो दूसरा है आर्टिकल 365। इन दोनों का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 356 कहता है क्या? प्रेसिडेंट चाहे तो स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है अगर उसको लगे हाँ भाई ऐसी सिचुएशन आ चुकी है स्टेट में कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो संविधान के अनुसार नहीं काम कर रही। If he is satisfied that a situation has arisen in which the government of a state cannot be carried on in accordance with the provisions of the constitution, स्टेट गवर्नमेंट संविधान की प्रोविज़न के हिसाब से नहीं चल रही, ऐसी सिचुएशन आ चुकी है। ठीक, तो अगर प्रेसिडेंट को लगे हाँ भी ये बात है, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। ठीक है ना। तो इसके लिए प्रेसिडेंट अपने आप से भी ये काम कर सकता है, और दूसरा जो स्टेट का गवर्नर है वो भी प्रेसिडेंट को रिपोर्ट दे सकता है। स्टेट का गवर्नर प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देता है कि हाँ भी हमारी स्टेट में जो सरकार है वो संविधान के हिसाब से नहीं चल रही, तो प्रेसिडेंट वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा देता है। अदरवाइज़ भी अगर गवर्नर रिपोर्ट ना भी दे तो भी अगर प्रेसिडेंट को लगे कि स्टेट की जो सरकार है वो ढंग से काम नहीं कर रही, ढंग से का मतलब संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही, तो वो आर्टिकल 365, तो वो क्या कर सकता है? आर्टिकल 356 के अंतर्गत वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। ये बात हुई। दूसरी बात है जी आर्टिकल 365। ये बात आपने याद रखनी है। एक है आर्टिकल 356 जो हमने पढ़ लिया, दूसरा है 365। बस 5 और 6 की अदला बदली कर देनी है आपने। जहाँ 5 है वहाँ 6 लिख देना है, जहाँ 6 है वहाँ 5 लिख देना है। ठीक है जी। तो जहाँ पर क्या है कि द प्रेसिडेंट रूल्स कैन आल्सो बी अप्लाइड इफ़ ए स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विद द एनी डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर। सेंटर ने स्टेट को कोई डायरेक्शन दी भी ऐसा करो, ठीक, और स्टेट ने ऐसा नहीं किया, सेंटर की डायरेक्शन मानने से ना कर दी, जहाँ ऐसी डायरेक्शन को इम्प्लीमेंट नहीं किया, तब आर्टिकल 365 के तहत वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। ठीक है जी। अच्छा जी, मतलब स्टेट ने केंद्र के साथ कंप्लाइंस नहीं किया, सेंटर ने जो उसको आदेश दिए थे उसके साथ तालमेल नहीं बैठाया, उसकी बात नहीं मानी। ठीक है जी। अब नॉन कंप्लाइंस क्या होता है? इसका आल्सो मतलब यही है कि हाँ भी जो स्टेट में सरकार है उसका फ़र्ज है संवैधानिक रूप से कि वो सेंटर की बात माने, सेंटर के द्वारा दिया हुआ दिशा निर्देश माने। पर अगर स्टेट ने ऐसा नहीं किया तो हम कह सकते हैं कि हाँ भी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो संविधान के अनुसार नहीं चल रही, तो हमारे पास सफिशेंट ग्राउंड है उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाने के। ठीक है जी। तो जो नेशनल लेवल की इमरजेंसी थी आर्टिकल 352 के अंतर्गत जो हमने पहले पढ़ी, वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जब प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा देता है तो 1 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट के दोनों सदनों द्वारा इसकी अप्रूवल होनी जरूरी है। ठीक, तो पर स्टेट में प्रेसिडेंट रूल में क्या है? विद इन द 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट इशू,
आज प्रेसिडेंट ने अगर स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया तो उसके 2 मंथ के अंतर्गत, नेशनल इमरजेंसी में क्या था, 1 मंथ के अंतर्गत, एक मंथ के अंतर दोनों सदनों के द्वारा 2 महीने के अंतर्गत इस प्रोक्लेमेशन जो प्रेसिडेंट रूल लगा है उसको, इस प्रोक्लेमेशन को अप्रूवल देनी होती है। ठीक, नेशनल वाली को 1 मंथ के अंतर्गत, और स्टेट में अगर प्रेसिडेंट रूल लगा है तो तब पार्लियामेंट के द्वारा, पार्लियामेंट के दोनों सदनों के द्वारा 2 मंथ के अंतर्गत, है ना, इसको अप्रूवल देनी है, अंदर अप्रूवल देनी है। ये बातें याद रखनी है। सेंटर वाली में 1 मंथ के अंदर है और स्टेट वाली में 2 महीने के अंतर्गत है। ठीक है जी। इफ़ अप्रूव्ड, अब आगे बात आती है कि हाँ भाई प्रेसिडेंट ने लगा दी और पार्लियामेंट ने अप्रूव भी कर ली क्या, स्टेट वाली इमरजेंसी, तो ये कब तक रह सकती है, 6 महीने तक रह सकती है। कब तक रह सकती है, और 6 महीने तक रह सकती है। और 6 महीने के बाद अगर आपने इमरजेंसी बढ़ानी है, प्रेसिडेंट रूल बढ़ाना है, तो फिर पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए। फॉर फर्दर एक्सटेंशन पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज नीडेड आफ्टर एवरी 6 मंथ्स। एक बार में सिर्फ 6 महीने तक आप प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हो, उसके बाद अगर आपने बढ़ाना है तो फिर पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूवल चाहिए। बट इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। ये बात इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल वाली इमरजेंसी थी वो एट ए टाइम 1 साल तक बढ़ाई जा सकती थी, है ना, उसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता था, उसको आप बार बार बढ़ा सकते थे। कब तक, जब तक मर्जी, फॉर इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है जी। पर स्टेट वाली इमरजेंसी में क्या है, आप अधिक से अधिक किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल अधिक से अधिक 3 साल तक ही लगा सकते हो, उससे अधिक नहीं। इसको याद रखना। स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगता है जब, तो उसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन कितनी है, लगातार 3 साल तक। इसके अलावा पढ़ते हैं जी, फॉर द रेजोल्यूशन, जो आप रेजोल्यूशन लेकर आते हो, चाहे किसी स्टेट में जो प्रेसिडेंट रूल लगा है उसको अप्रूव करवाने का, जहाँ जो लगा है उसको कंटिन्यू करने का, उसको आपने 2 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट में पास करवाना है। तो ये पास करना है बाय सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है ना, कैसे, बाय सिंपल मेजॉरिटी। अब याद करो, सेंटर वाले में क्या था, सेंटर वाले में स्पेशल मेजॉरिटी थी। सिंपल मेजॉरिटी का मीन क्या होता है, जो बंदे वहाँ पर प्रेजेंट हैं और वोटिंग कर रहे हैं उनका 50% या 50% से ज़्यादा, उसे कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी। और स्पेशल मेजॉरिटी में क्या था, जो प्रेजेंट हैं और वोटिंग कर रहे हैं उनका 2/3, 2/3 या 2/3 से ज़्यादा। ठीक है, उसे कहते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। तो ऐसे ऐसे फ़र्क आपने याद रखने हैं। नेशनल इमरजेंसी में क्या था, स्टेट में प्रेसिडेंट रूल जब लगता है तब क्या था, है ना, स्टेट वाली में सिंपल मेजॉरिटी से ही पास हो जाए रेजोल्यूशन। कैसा रेजोल्यूशन, चाहे इमरजेंसी की अप्रूवल का चाहे उसको बढ़ाने का, उसमें क्या है, ओनली सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। ठीक है जी। आगे पढ़ते हैं जी। तो 44th अमेंडमेंट ने क्या लिमिटेशंस इम्पोज की, क्या क्या कंट्रोल लगाए स्टेट में प्रेसिडेंट रूल के ऊपर। 44th अमेंडमेंट कहती है कि जब आपने किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, ठीक है जी, तो आप मैक्सिमम 3 साल तक लगा सकते हैं। ठीक है जी। पर अगर आपने 1 साल से अधिक बढ़ाना है, जैसे आपने 6 महीने के लिए लगा दिया, फिर 6 महीने के लिए लगा दिया, पर उसके बाद जब टोटल 1 साल हो गया, अगर आपने 1 साल से बियॉन्ड किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाना है तो आपको 2 कंडीशनें सेटिस्फाई करवानी होगी। ठीक है, वो क्या है, एक तो है जी, फॉलोइंग 2 कंडीशंस शुड बी फुलफिल्ड। वो क्या है कि पूरे देश में या उस स्टेट में एमरजेंसी लगी हो, कौन सी, नेशनल एमरजेंसी। नेशनल एमरजेंसी शुड बी इन ऑपरेशन इन द होल ऑफ इंडिया, चाहे पूरे देश में नेशनल एमरजेंसी लगी हो, जहाँ इन द होल ऑफ स्टेट, पूरे स्टेट में लगी हो, जहाँ एनी पार्ट ऑफ द स्टेट, स्टेट के किसी पार्ट पर लगी हो। इसको रिवाइज करो, पूरे देश में नेशनल एमरजेंसी लगी हो, जहाँ एक पर्टिकुलर उस स्टेट में लगी हो, जहाँ उस स्टेट के कुछ पार्ट में लगी हो। ठीक, तब आप कह सकते हो क्या जी, कि मैंने यहाँ पर एमरजेंसी मतलब प्रेसिडेंट रूल को बढ़ाना है। एक कंडीशन ये होगी। दूसरी कंडीशन ये है कि इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई करे, लिख कर दे, तस्दीक करे
कि हाँ भाई स्टेट की कंडीशंस ऐसी हैं, स्टेट में ऐसा गड़बड़ी वाला माहौल है कि मैं जहाँ पर जनरल इलेक्शन मतलब एमएलए वाले इलेक्शन, एमएलए वाले इलेक्शन कौन से होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वाले इलेक्शन, कि वो हम कंडक्ट नहीं करवा सकते, इस स्टेट में गड़बड़ी है, डिफ़िकल्टी है। द इलेक्शन कमीशन मस्ट सर्टिफाई दैट देयर आर डिफ़िकल्टीज इन होल्डिंग जनरल इलेक्शंस, किसके लिए, टू द लेजिस्लेटिव असेंबली इन द कंसर्न स्टेट, उस स्टेट में जनरल इलेक्शन करवाने में मुझे डिफ़िकल्टीज़ हैं। तो ये अगर दो कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं तभी 1 साल के बाद आप वहाँ पर क्या है प्रेसिडेंट रूल एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। और टोटल कितना कर सकते हो, अधिक से अधिक 3 साल तक। इन चीज़ों को आपने बार बार पढ़ना है, समझना है, सेंटर वाली में क्या है, स्टेट वाली में क्या है, ऐसे, ठीक है जी। आगे देखते हैं जी। और अगर आपने प्रेसिडेंट रूल हटाना हो तो कौन रिवोक कर सकता है, कौन हटा सकता है, प्रेसिडेंट ही। द प्रेसिडेंट कैन रिवोक एट एनी टाइम बाय ए सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन, तो घोषणा करके प्रेसिडेंट चाहे तो स्टेट का जो प्रेसिडेंट रूल लगा है उसको वापस ले सकता है, उसको हटा सकता है। तो इस केस में पार्लियामेंट्री अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं होती, प्रेसिडेंट ने कह दिया तो प्रेसिडेंट रूल हट गया, स्टेट वाली इमरजेंसी हट गई, ठीक है जी। इफेक्ट ऑफ प्रेसिडेंट रूल क्या होता है, जब किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग जाए तब क्या क्या चेंजेस होती हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया जी, नमस्कार।